अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बी.कॉम की फंक्शनल इंग्लिश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। लेसन नंबर 1 में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउंस में हमें याद रखना है कि 3 तरह के केसेस होते हैं: सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव। आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम और इट, इट्स, इट। इनको याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सवाल ग्रामर के पार्ट में भी आता है और एक्टिव पैसिव में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये बहुत काम आता है। अगर हमें ये सही तरीके से याद नहीं रहेगा तो हम लाजमी अपने उन 2 सवालों में भी गलतियां करेंगे। पेपरों में ये सवाल किस तरह पूछा जाएगा? लिखा होगा ही इज़ राइटिंग नाउ, ही अंडरलाइन होगा और द अंडरलाइन वर्ड इज डैश केस ऑफ प्रोनाउन। जब वो हमें केस ऑफ प्रोनाउन करके पूछेगा तो हमारे जहन में ये टेबल आ जाना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस होंगे सब्जेक्टिव, हम ओरिजिनल नेम्स के साथ इनको पढ़ेंगे ही के लिए और उन्हें ही याद रखने की कोशिश करेंगे और फिर आखिर में ये भी देखेंगे कि हमें पेपर में ये सवाल किस तरह पूछा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। आईएनजी वाला कोई लफ्ज अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा हो तो वो जेरेंड कहलाता है। पेपरों में ये सवाल किस तरह पूछा जाएगा? ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर इज अंडरलाइन होगा और वो हमसे पूछेगा द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है? तो हम उसे बताएंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अल्फाज का जो ग्रुप समझ में ना आए वो फ्रेज कहलाता है। मिसाल के तौर पर इन एन अनवाइज मैनर, अंडर द टेबल, इन द क्लासरूम। और जब अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंसेस की कुछ काइंड्स होती हैं। हम जो जुमले बोलते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, उनमें बहुत सारे जुमले होते हैं जिनको अगर नाम दिया जाए तो वो इस तरह होंगे। सादा जुमला असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। आई एम टेकिंग टी, ये एक सादा जुमला है। अगर फ़िक्रे में नोट लिखा हो तो ऐसा फ़िक्रा नेगेटिव कहलाता है। अगर फ़िक्रा सवालिया हो तो इंटेरोगेटिव। अगर फ़िक्रा डू नोट, प्लीज़ या वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो तो ऐसा फ़िक्रा इम्पेरेटिव कहलाता है। यहाँ एग्जाम्पल्स लिखी हैं: डू नॉट ओपन द गेट, ओपन द गेट या प्लीज़ ओपन द गेट। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, ये फ़िक्रे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के शुरू ही डू नॉट से, वर्ब की पहली फॉर्म से या प्लीज़ से होते हैं। शुरू ही यहाँ से होते हैं। अगर किसी फ़िक्रे में हैरत का इजहार किया जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर आपके फ़िक्रे में
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल हो तो ऐसा जुमला कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अगर फिक्रे में सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल हो तो ऐसा जुमला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। फैन बॉयज के अलावा तमाम कंजंक्शंस को सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ही कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, तो यहाँ पर यह जुमला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ऐसा जुमला जिसमें दुआ या बद्दुआ दी जाए या तमन्ना की जाए ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर मे यू लिव लॉन्ग, मे यू र्यून, या तमन्ना के लिए वुड दैट जुमले में जो लफ्ज़ माय फादर वर अलाइव जाहिर करे तो ये तमाम सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। स्टोरी, यहाँ राइटिंग एक वर्ब है। वर्ब की काइंड्स में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको दो दो करके ही जहन में रखनी है। जिस तरीके से मैं समझाते जा रहा हूँ आपने इसी तरीके से उसको जहन में रखने की कोशिश करनी है। रेगुलर वर्ब ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म में सिर्फ डी या ईडी का इजाफा हो रेगुलर वर्ब कहलाती है। मिसाल के तौर पर कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब में जब वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म में स्पेलिंग बदल जाएं या सेम रहें तो ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। रिंग, रैंग, रंग, कट, 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 ये इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब की मिसालें हैं। ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसमें जुमले में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हो। मिसाल के तौर पर यू आर राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ पर वर्ब राइटिंग है, लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा है। तो इस वक्त ये फॉर्म ऑफ वर्ब राइटिंग ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब किसी जुमले में वर्ब का ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाती है। मिसाल के तौर पर यू आर राइटिंग इन द क्लास, यहाँ पर वर्ब राइटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर इस वक्त राइटिंग इंट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। फेनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसे आप टेंस के लिहाज से लगाते हैं। मिसाल के तौर पर इज, एम, आर या वाज वर्ब के साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। हैज़, हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये तमाम फॉर्म ऑफ वर्ब्स फेनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहलाती हैं। अगर जुमले में आपके पास टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखी हो तो ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव कहलाती है। एक लफ्ज़ जो वर्ब के बाद लगकर वर्ब के मायने में इजाफा करे वो एडवर्ब कहलाता है। आई एम वॉकिंग स्लोली, यहाँ पर लफ्ज़ स्लोली ये बता रहा है कि वॉक कैसे किया जा रहा था, तो यहाँ पर स्लोली लफ्ज़ एडवर्ब होगा। इसी तरह स्लोली, क्विकली, वेल, फास्ट, स्विफ्टली, ये तमाम एडवर्ब्स हैं जो काम के होने के या करने के अंदाज के बारे में बयान कर रहे होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब के बाद लगकर वर्ब के मायने में इजाफा करे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके, क्विकली, सॉफ्टली,
वेल, फास्ट, ये तमाम एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं। जुमले में कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो वक्त को ज़ाहिर करे, नाउ, जस्ट, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, यस्टरडे, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जुमले में कोई भी लफ्ज़ ऐसा लिखा हो जो जगह के बारे में बताए, इन, आउट, अप, डाउन, हेयर, देयर, मस्जिद, पार्क, स्कूल, मार्केट, ये तमाम लफ्ज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जब वर्ब के बाद डिग्री के साथ कोई लफ्ज़ लिखा हो, मिसाल के तौर पर द वुमेन इज़ क्राइंग वेरी लाउड, यहाँ पर लाउडली नहीं लिखा बल्कि डिग्री के साथ, वेरी के साथ उसने सिर्फ लाउड लिख दिया, तो ये लफ्ज़ वेरी लाउड एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। जुमले में ऑलवेज, यूजुअली, एवर, ऑफन, समटाइम्स, इस तरह के अल्फाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। पेपरों में ये सवाल कैसे पूछा जाएगा? दो तरीके हैं इसके पूछने के। यू आर प्लेइंग वेल, हेयर द वर्ड वेल इज डैश। वो पूछेगा कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। तो हमें बताना होगा कि यहाँ पर लफ्ज़ वेल जो है वो एडवर्ब है। इसी सवाल को पूछने का दूसरा तरीका ये है कि यू आर प्लेइंग वेल, वो पूछेगा हेयर द वर्ड वेल इज एडवर्ब ऑफ डैश, के मैनर है, टाइम है, प्लेस है या फ्रीक्वेंसी है। तो हमें बताना होगा कि ये मैनर है। हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कोई लफ्ज़ नाउन की जगह पे बोला जाए तो वो प्रोनाउन कहलाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में जब आप किसी की ज़ात के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो ये काइंड्स में पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। वो तमाम प्रोनाउंस जो मलकियत को शो करने के लिए बोले जाते हैं, माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस, ये चार प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जब प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स लिखा हुआ आ जाए तो ऐसा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। सम, एनी, फ्यू, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, ये प्रोनाउंस इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। WH फैमिली का कोई लफ्ज़ फिक्रे के शुरू में आ जाए और आखिर में सवालिया निशान आए, वो लफ्ज़ जैसे कि वाई, हुम, वेयर, ये अल्फाज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। WH फैमिली का कोई लफ्ज़ और इसमें दैट भी शामिल हो, फिक्रे के दरमियान में आ जाए और आखिर में फुल स्टॉप लिखा हो, तो ये अल्फाज रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं।
किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम कॉमन नाउन कहलाता है। ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। जिस नाउन को आप नाप तोल सकें लेकिन गिन ना पाएँ, इसमें सोना, चांदी, लोहा, दालें, चीनी, पानी, दूध, ये सब शामिल है कि जिसे आप नाप या तोल सकें लेकिन गिन ना पाएँ, वो मटीरियल नाउन कहलाता है। जिस नाउन को भी आप छू सकते हैं वो कंक्रीट नाउन है, और बहुत से नाउन्स इस तरह के हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस करते हैं। दर्द, खुशी, गम, हसद, मोहब्बत, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इंसानों, जानवरों और चीज़ों के ग्रुप को जब एक नाम से पुकारें, जैसे गैंग, कमेटी, किसी शख्स, चीज़ या जगह के वस्फ को, खूबी को, क्लास, जिसकी वजह से वो चीज़ पहचानी जा रही हो, एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस इज़ अ कॉस्टली वॉच, शी इज़ अ लेज़ी गर्ल, यू आर अ ब्रेव बॉय। यहाँ पर कॉस्टली, लेज़ी और ब्रेव, ये तीनों अल्फाज एडजेक्टिव कहलाएंगे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। मैं इनका इस्तेमाल भी बता देता हूँ आपको कि पॉजिटिव डिग्री एक शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बात करने को जब हमें करनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। जब दो लोगों, दो जगहों या दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज़्यादा चीज़ों में जब किसी खूबी का मुकाबला करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ लिखा यू आर टॉलर देन आई, यहाँ मैंने यू और आई के दरमियान मुकाबला था तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। तो पेपरों में भी ये सवाल इस तरह पूछा जाएगा, वो आपसे पूछेगा कि हेयर टॉलर इज़ डैश डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या एडवर्ब। तो हमें बताना होगा कि यहाँ पर ये कौन सी डिग्री कहलाएगी। पढ़ेंगे, ऐसा लफ्ज़ जो दो जुमलों या दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़े कंजंक्शन कहलाता है। यू एंड आई आर अ गुड टीम, ही कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल। यहाँ पर एंड और बिकॉज कंजंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल हुए। कंजंक्शंस की दो काइंड्स होती हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में फैन बॉयज़ वाली कंजंक्शन हमें याद रखनी है। एफ से फोर, ए से एन से नॉर या नाइदर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये 7 कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाती हैं। इनके अलावा बाकी तमाम कंजंक्शंस सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ में आया होगा। हम इसको देख लेते हैं कि ये पेपरों में सवाल कैसे पूछा जाएगा। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो हमसे पूछेगा कि यहाँ पर लफ्ज़ बट जो है वो कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स। तो हमें बताना होगा कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी तरह ये सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जुमला सेम होगा लेकिन वो पूछेगा कि यहाँ पर लफ्ज़ बट जो है वो एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है कि एडजेक्टिव है। तो हमें बताना होगा कि यहाँ पर ये कंजंक्शन है। हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो आपकी अचानक आने वाली फीलिंग या इमोशन को जाहिर करे, इंटरजेक्शन कहलाता है।
जुमला आप बाद में अदा करते हैं, पहले इन अल्फाज को अदा करते हैं, जैसे कि हुर्रे, वाओ, शिट, अलास। तो ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। प्रपोजिशन में जब कोई लफ्ज़ किसी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या किसी और लफ्ज़ से ज़ाहिर करे तो वो प्रपोजिशन कहलाता है। ऑन, टू, इन, बिहाइंड, विद। प्रपोजिशन में कंपाउंड प्रपोजिशन भी याद रखने वाली एक चीज़ है। एक से ज़्यादा अल्फाज जो प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हों वो कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, अलोंग विद। पेपरों में ये सवाल कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पर हमसे पूछेगा यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, द अंडरलाइन वर्ड यानी कि ऑन को अंडरलाइन करेगा या लिखेगा हेयर ऑन इज डैश। प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है या नाउन है, तो हमें बताना होगा कि यहाँ पर ये क्या है। इसी सवाल कंपाउंड प्रपोजिशन के सवाल को पूछने का तरीका ये होगा उसका, शी इज़ वॉकिंग अलोंग विद हिज फादर। अलोंग विद अंडरलाइन होगा या वो आपसे अलहदा करके पूछेगा कि यहाँ पर अलोंग विद क्या है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है या कंपाउंड प्रपोजिशन है, तो हमें बताना होगा कि यहाँ पर ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। जब किसी जुमले में एज और एज के साथ बात की जाए, एडजेक्टिव लिखा हो एज और एज या लाइक के साथ बात की जाए तो उसे हम सिमिली बुलाएंगे। यू आर एज इनोसेंट एज एन एंजल या यू आर इनोसेंट लाइक एन एंजल, ये दोनों बातें सिमिली हैं। मेटाफर में एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि हमें उस खूबी वाली चीज़ का नाम ही दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है यू आर एन एंजल, तो हम इसे मेटाफर पढ़ते हैं। बेजान चीज़ की मूवमेंट या एक्टिविटी को ह्यूमन मूवमेंट या एक्टिविटी से तशबीह देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर द ब्राउन ग्रास इज़ बैगिंग फॉर वाटर, भीख मांगना इंसानों के साथ मंसूब है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर घास के साथ इसको जोड़ा तो ये बात कहलाएगी पर्सोनिफिकेशन। जब किसी जुमले में हम आवाज़ अल्फाज बार बार आएँ तो वो एलिट्रेशन कहलाती है। द गर्ल इज सेलिंग सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब यहाँ पर चूंकि बोर्ड में आपके पास जो बहुत बार जुमला आया है वो है हिज हाउस। अब दोनों लफ्ज़ों में हा की आवाज़ निकल रही है, इसलिए ये हमारे पास एलिट्रेशन कहलाएगा। हमें सिर्फ इतनी बात जाननी है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और दी। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दी को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। हमें फ़िलहाल आर्टिकल्स के बारे में इतना ही इस सबक में पढ़ना है। पेपरों में ये सवाल कैसे पूछा जाएगा, वो लिखेगा कि ही इज़ एन ओल्ड मैन और हमसे पूछेगा एन को अंडरलाइन करके या अलहदा से लिखकर कि यहाँ पर एन कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, कंपाउंड है या कॉमन है, तो हमको बताना होगा कि यहाँ पे ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा लेसन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।